अक्सर जब हम किसी बहुत बड़ी और ताकतवर कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ऐसे आला अधिकारी की तस्वीर आती है जो हर हाल में कंपनी के नियम कायदों का पालन करवाता है। हाँ, एक बिल्कुल परफेक्ट कंपनी मैन है ना। बिल्कुल। दिन के उजाले में वो बोर्ड रूम की बैठकों में नीतियां लागू कर रहा है, लेकिन जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां रात के अंधेरे में वही अधिकारी एक गुमनाम विसल ब्लोअर बन जाए। मतलब एक ऐसा इंसान जो उसी कंपनी के काले कारनामों को उजागर करने वाली कोई ऐसी किताब या घोषणा पत्र लिखे जो आगे चलकर उस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दे। एक ही इंसान, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग और खतरनाक चेहरे। देखिए, ये एक ऐसा परिदृश्य है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही उलझा हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी सिस्टम के भीतर रहकर उसी सिस्टम को तोड़ने की रूपरेखा तैयार करता है ना, तो वो केवल एक विद्रोही नहीं रह जाता। हाँ, वो एक रणनीतिकार बन जाता है। जी। क्योंकि वो उस ढांचे की हर कमजोरी, हर खामी को अंदर से जानता है। सही बात है। और आज के हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम किसी आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े, सबसे क्रूर साम्राज्यों में से एक की, यानी ब्रिटिश राज की। जी। और उस साम्राज्य के भीतर काम करने वाले सबसे खतरनाक कर्मचारी की। आज की इस चर्चा में हम भारतीय इतिहास की एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन के पन्नों को पलटेंगे, जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, 1838 से 1894 तक का उनका जो जीवन काल है ना, हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं, वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश है कि कैसे महारानी विक्टोरिया की सरकार का एक वफादार डिप्टी कलेक्टर अपनी कलम के दम पर उसी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की सबसे बड़ी आग भड़का सकता है। तो चलिए इस दोहरे जीवन के सफर पर थोड़ी और गहराई में चलते हैं। इस पूरी कहानी को और बंकिम चंद्र के दिमाग को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके उस फॉर्मेटिव ईयर्स को देखना होगा। मतलब वो शुरुआती दौर जिसने उनकी मानसिकता को गढ़ा। क्योंकि देखिए, कोई भी विद्रोही विचार रातों रात शून्य से तो पैदा नहीं होता ना। हाँ, उसकी कोई तो जमीन रही होगी। बिल्कुल। उनका जन्म बंगाल के 24 परगना में हुआ था और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही दिलचस्प है। उनकी माता दुर्गा देवी थीं और उनके पिता जो थे यादव चट्टोपाध्याय। अच्छा। वो खुद मिदनापुर में एक उप जिला मजिस्ट्रेट यानी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। अरे वाह, मतलब कानून, प्रशासन और अंग्रेजों की नौकरी, ये सब तो उनके परिवार के डीएनए में ही था। जी। वो उसी माहौल में पले बड़े जहां ब्रिटिश सत्ता को एक तरह से अंतिम सत्य माना जाता था। एकदम सही। प्रशासन का वो ढांचा उनके लिए कोई नई या डरावनी चीज नहीं थी। वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा था। लेकिन उनके जीवन का जो सबसे अहम मोड़ है ना, वो उनकी शिक्षा से जुड़ा है। कैसे? फर्स्ट ग्रेजुएट्स थे। क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले? जी हाँ, पहले बैच के छात्र। मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। अगर आज के समय से इसकी तुलना करें तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई किसी बहुत ही प्रतिष्ठित आईवी लीग यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पहले बैच का छात्र हो। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। उस समय अंग्रेजों की नज़र में ये एक प्रयोग की तरह रहा होगा कि चलो देखते हैं हमारी इस नई शिक्षा प्रणाली से निकलकर ये भारतीय कैसे बनते हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा चौंका रही है ना, वो है साल 1857। विद्रोह का साल। बिल्कुल, ये तो भारतीय इतिहास में एक आग के गोले जैसा साल है। एक तरफ देश में सिपाही विद्रोह हो रहा था, झांसी की रानी और मंगल पांडे जैसे लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ दूसरी तरफ एक 19 साल का लड़का कलकत्ता में बैठकर ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रहा था। हाँ, ये विरोधाभास सुनने में अजीब लगता है। ये मनोवैज्ञानिक द्वंद्व तो कल्पना से भी परे है। देखिए, यही वो विरोधाभास है जो बंकिम चंद्र को इतना खास बनाता है। एक तरफ बाहर सड़कों पर खून बह रहा था, मेरठ से लेकर दिल्ली तक ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की हिंसक कोशिशें हो रही थीं। हाँ। लेकिन कलकत्ता का जो मध्यवर्गीय भद्र लोग था, जिसमें बंकिम आते थे, वो उस विद्रोह से काफी हद तक कटा हुआ था। बंकिम चंद्र उस समय ये देख रहे थे कि भावनाओं और तलवारों से लड़ी गई लड़ाई कैसे ब्रिटिश तोपों और उनके व्यवस्थित प्रशासन के सामने हार गई। अच्छा, तो वो बाहर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। बिल्कुल। शायद उसी उम्र में उन्हें यह समझ आ गया था कि इस सत्ता से लड़ने के लिए केवल जज्बातों की नहीं, बल्कि बौद्धिक गहराई और रणनीति की जरूरत है।
और इसके बाद जो हुआ वो उस रणनीति का पहला कदम लगता है, क्योंकि बंकिम चंद्र ने बगावत का झंडा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटिश सरकार ज्वाइन कर ली। जी, 1858 में। वो डिप्टी मैजिस्ट्रेट बने और अपनी रिटायरमेंट यानी 1891 तक डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम करते रहे। मतलब एक ऐसा इंसान जो जिंदगी भर अंग्रेजों की नौकरी करता रहा। और उन्हें खिताब भी मिले। वही तो। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी, यहाँ तक कि उन्हें कंपेनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का खिताब भी मिला। अब एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बात सच में समझ नहीं आ रही। बताइए। जिस इंसान ने जिंदगी भर अंग्रेजों की चाकरी की, उनका दिया हुआ पैसा लिया, उनके मेडल पहने, वो अंदर ही अंदर इतना बड़ा विद्रोही साहित्यकार कैसे बन गया? वो ब्रिटिश राज का अंधभक्त क्यों नहीं बना? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन इसका जवाब उनके पद की जो प्रकृति थी ना, उसमें छुपा है। मतलब? उनके काम करने के तरीके में। हाँ, एक डिप्टी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट का काम असल में होता क्या है? वो कोई गवर्नर तो थे नहीं जो वातानुकूलित और सुरक्षित महलों में बैठते हों। वो सिस्टम के सबसे निचले और सबसे असली स्तर पर थे, ग्राउंड लेवल पर। हाँ, जहाँ असली भारत बसता था। बिल्कुल। एक कलेक्टर के तौर पर उनका काम था गांव में जाना, जमीन के लगान के झगड़े सुलझाना, कर्ज में डूबे किसानों की बेबसी को देखना और अकाल के समय भूख से मरते लोगों की गिनती करना। अरे बाप रे! मतलब वो उस मशीनरी के उस हिस्से में थे जो सीधा आम जनता को कुचल रही थी, और वो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। ठीक कहा आपने। जब आप रोज अपनी आंखों के सामने एक विदेशी सत्ता को स्थानीय लोगों का खून चूसते देखते हैं ना, और आपको उसी सत्ता के कानून वहां लागू करने पड़ते हैं, तो एक गहरी हताशा और गुस्सा जन्म लेता है। ये तो बहुत ही घुटन भरा रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो बाहर से कंपनी मैन थे जो ब्रिटिश कानून लागू कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें यह एहसास हो रहा था कि ये सिस्टम कभी भारतीयों के हक में काम कर ही नहीं सकता। वो असल में एक इनसाइडर थे जो सिस्टम का एक्सरे कर रहे थे। ये एक बहुत ही भारी मनोवैज्ञानिक बोझ रहा होगा। दिन भर उन फाइलों को निपटाना, उन गरीब किसानों को सजा सुनाना जो लगान नहीं दे सकते, और फिर रात को घर वापस आना। और वो ये सब सीधे तौर पर अपने कोर्ट के कागजातों में तो लिख नहीं सकते थे ना। हाँ, सरकारी रिपोर्ट में तो बगावत नहीं लिखी जा सकती ना। तो फिर इस हताशा को, इस गुस्से को बाहर निकालने का रास्ता क्या था? उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे अंग्रेज आसानी से पकड़ नहीं सकते थे, और वो रास्ता था साहित्य और फिक्शन का। जो बात आप किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं कह सकते, वो आप एक कहानी के पात्र के जरिए बड़े आराम से कह सकते हैं। क्या बात है! और यहीं से उनकी लेखनी का वो सफर शुरू होता है जिसने आगे चलकर तहलका मचा दिया। बिल्कुल। उनकी पहली शुरुआत तो अंग्रेजी में लिखा उनका उपन्यास राजमोहन की पत्नी था, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने बंगाली भाषा की ओर रुख किया, और 1865 में उनका उपन्यास आया दुर्गेश नंदिनी। जी। इस किताब की पृष्ठभूमि मुगलों और अफगानों के बीच के ऐतिहासिक संघर्ष पर आधारित थी। लेकिन मुझे यहाँ एक छोटा सा पुश बैक देना है। जी, पूछिए। अगर एक ब्रिटिश राज का फुल टाइम डिप्टी कलेक्टर जी। राजशाही सत्ता और युद्ध के बारे में किताबें लिखा है, तो क्या उसके अंग्रेज बॉस अंधे थे? मतलब क्या उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मिस्टर चैटर्जी, आप ये सब क्या लिख रहे हैं? ब्रिटिश काल में सेंसरशिप तो बहुत भयानक थी ना, फिर उन्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया? यहीं पर बंकिम चंद्र की असली कुशाग्रता नजर आती है। इसे साहित्य की भाषा में ऐतिहासिक रूपक या हिस्टोरिकल एलेगरी कहते हैं। अच्छा। देखिए, अगर वो 1860 के दशक में सीधे तौर पर लिखते कि अंग्रेज जालिम हैं और भारतीयों को उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, तो उन्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाता या शायद फांसी हो जाती। हाँ, वो तो पक्का था। इसलिए उन्होंने इतिहास का एक पर्दा इस्तेमाल किया। अब दुर्गेश नंदिनी में बात 16वीं सदी की हो रही है। लड़ाई मुगलों और अफगानों के बीच है। अंग्रेज सेंसर बोर्ड ने इसे पढ़ा और उन्हें लगा, अरे ये तो एक पुरानी प्रेम कहानी है और स्थानीय इतिहास का किस्सा है, इसमें हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं है। वाह! मतलब निशाना आज पर साधा जा रहा है, लेकिन तीर इतिहास के धनुष से चलाया जा रहा है। बिल्कुल। अंग्रेज इस बात को समझ ही नहीं पाए कि बंगाल का एक युवा मुगलों और अफगानों की कहानी पढ़कर असल में अपनी खुद की आजादी के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। एकदम सही। वो अपने पाठकों को शक्ति, कूटनीति और विदेशी हमलावरों के खिलाफ संघर्ष का पाठ पढ़ा रहे थे। वो एक तरह से भारतीयों को ये याद दिला रहे थे कि तुम्हारा भी एक गौरवशाली इतिहास है, तुम हमेशा से गुलाम नहीं थे। ये तो सच में किसी मास्टरमाइंड जैसी चाल है।
और उन्होंने सिर्फ 1-2 किताबें नहीं लिखी, वो लगातार लिख रहे थे। उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। रानी, देवी चौधरानी, राज सिम्हा और मोचीराम गौरे। और उनकी कविताएं भी थीं, ललता ओ मानस। उनका अंतिम उपन्यास सीताराम था। बाप रे, एक फुल टाइम सरकारी नौकरी के साथ ये आउटपुट, ये किसी को भी हैरान कर दे। लेकिन इस पूरे साहित्यिक यात्रा में जो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, वो 1872 में उनके द्वारा शुरू किया गया एक साहित्यिक पत्र था। जी, बंगदर्शन। हाँ, बंगदर्शन। देखिए, बंगदर्शन को समझना बहुत जरूरी है। ये महज कुछ कहानियों या कविताओं को छापने वाला कोई साधारण सा पत्र नहीं था। इसने बंगाल में एक पूरी वैचारिक क्रांति की नींव रख दी थी। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, तो क्या ये उस दौर का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने अलग थलग पड़े लोगों को एक साथ जोड़ दिया? आप इसे कैसे देखती हैं? मतलब जैसे आज कोई बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई वायरल न्यूज़लेटर होता है ना, जो रातों रात पूरे समाज के सोचने का तरीका ही बदल देता है। क्या बंगदर्शन का असर भी वैसा ही था? ये तुलना काफी सटीक है। उस समय बंगाल में जो नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग तैयार हो रहा था, वो अंग्रेजी शिक्षा पाकर अपनी जड़ों, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से कटता जा रहा था। हाँ, वो बाबू कल्चर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये वही वर्ग था जिससे आगे चलकर देश के नेता और विचारक निकलने वाले थे। तो बंकिम चंद्र ने बंगदर्शन के जरिए इस अंग्रेजीदां वर्ग को वापस अपनी बंगाली भाषा और संस्कृति से जोड़ा। अच्छा। उन्होंने इसमें विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और साहित्य सब पर लेख छापे। बंगदर्शन ने बिखरे हुए बंगालियों को एक साझा सांस्कृतिक पहचान दी, क्योंकि जब लोगों को यह एहसास होता है ना कि हम एक हैं, तभी असल में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे थे, वो जानबूझकर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना का निर्माण कर रहे थे। जी। वो एक ऐसी जमीन तैयार कर रहे थे जिस पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होनी थी, और वो इमारत थी 1882 में प्रकाशित उनका सबसे महान, सबसे असरदार और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला उपन्यास आनंद मठ। आनंद मठ का नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा। हाँ, और आपको पता है, आनंद मठ की कहानी के नोट्स पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम सटीक ख्याल आया। ये उपन्यास मुझे बिल्कुल किसी स्टार वॉर्स फिल्म की याद दिलाता है। स्टार वॉर्स? ये एक दिलचस्प नजरिया है। आप आनंद मठ की तुलना उस हॉलीवुड साइंस फिक्शन से कैसे कर रही हैं? देखिए, स्टार वॉर्स की मूल कहानी क्या है? एक बहुत बड़ा, क्रूर और ताकतवर गैलेक्टिक एम्पायर है जिसके पास सारी सत्ता है, सारे हथियार हैं। हाँ। और उनसे लड़ने के लिए जंगलों में छिपे कुछ मुट्ठी भर आध्यात्मिक योद्धा हैं, जिन्हें वो जेडाई कहते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग कर एक असंभव सी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। आनंद मठ में भी तो यही हो रहा है ना। इसमें महेंद्र और कल्याणी की कहानी है जो अकाल में अपना सब कुछ खो देते हैं, और फिर आते हैं वो सन्यासी, ऐसे आध्यात्मिक योद्धा जो अपना घर बार छोड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए एक विशाल साम्राज्य यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने निकल पड़ते हैं। यार, आपका ये रूपक वाकई बहुत सजीव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भी बंकिम चंद्र ने इतिहास का ही सहारा लिया था। आनंद मठ में उन्होंने जिस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, वो कोई काल्पनिक घटना नहीं थी। अच्छा, वो असल में हुआ था? जी हाँ, ये 1770 के दशक के उस भयंकर बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें बंगाल की करीब 1/3 आबादी भूख से मर गई थी। 1/3 आबादी? बाप रे, ये तो करोड़ों लोग हुए। जी, लेकिन उस भयंकर अकाल के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान माफ करने के बजाय करों में वृद्धि कर दी थी और बड़ी क्रूरता से वसूली जारी रखी थी। यह तो अमानवीय है। बिल्कुल। तब स्थानीय दशनामी सन्यासियों, नागा साधुओं और बेघर हुए किसानों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा और हिंसक सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। बंकिम चंद्र ने 1882 में बैठकर उस 100 साल पुराने विद्रोह की कहानी को चुना। क्यों? क्योंकि वो अपने समय के युवाओं से ये कह रहे थे कि अगर वो सन्यासी बिना किसी संसाधन के केवल अपनी मातृभूमि के प्रेम की खातिर उस समय की सबसे बड़ी ताकत से टकरा सकते हैं, तो तुम आज चुप क्यों बैठे हो? ये एक बहुत बड़ा कॉल टू एक्शन था। बिल्कुल था। वो सीधे तौर पर नहीं कह रहे थे कि अंग्रेजों को मार भगाओ, बल्कि वो दिखा रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने कैसे उनके खिलाफ तलवार उठाई थी। हाँ। और इसी उपन्यास के गर्भ से एक ऐसी चीज निकली जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इसी आनंद मठ के पन्नों के बीच छिपी थी वो कविता, वो मंत्र जिसे आज हम राष्ट्रीय गीत के रूप में जानते हैं,
वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। आज तो कोई भी चीज इंटरनेट पर मिनटों में वायरल हो जाती है, लेकिन 1880 के दशक में जब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, तो एक बंगाली उपन्यास के अंदर छपी एक कविता पूरे देश की सड़कों पर गूंजने वाला नारा कैसे बन गई? इसका मैकेनिज्म क्या था? देखिए, यही तो वो बिंदु है जहां साहित्य जन भावनाओं में बदल जाता है। वंदे मातरम सिर्फ एक कविता नहीं थी, यह एक भावना का मूर्त रूप था। बंकिम चंद्र ने इस गीत में भारत भूमि को पहली बार एक माता के रूप में चित्रित किया। सुजलाम सुफलान मलयज शीतला। उस समय तक भारत सिर्फ एक भौगोलिक टुकड़ा या अलग अलग रियासतों का समूह माना जाता था, लेकिन बंकिम ने पहली बार उसे एक देवी, एक माँ का रूप दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने एक नक्शे को एक इंसान, एक देवता बना दिया जिससे लोग भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। बिल्कुल। और जहां तक इसके फैलने की बात है ना, तो शुरुआत में ये पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन इसके असली वायरल होने की जो प्रक्रिया है वो बंकिम चंद्र के निधन के काफी बाद शुरू हुई। वो कैसे? 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की, जिसे बंग भंग कहा जाता है, तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाँ, स्वदेशी आंदोलन का समय। जी। और उस समय रैलियों में, सड़कों पर, विरोध प्रदर्शनों में लोगों को एक ऐसा नारा चाहिए था जो उन सबको एक साथ जोड़ सके। तब वंदे मातरम उन पन्नों से निकलकर आम जनता की जुबान पर आ गया। ये गीत नाटकों के जरिए, घूम घूम कर गाने वाले गायकों के जरिए और रातों रात छपने वाले पैम्फलेट्स के जरिए पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। ब्रिटिश सरकार के एक वफादार अफसर ने, जिसने जिंदगी भर उनकी नौकरी की, रिटायरमेंट के बाद उनका दिया हुआ कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का तमगा खुशी खुशी स्वीकार किया। उसी इंसान ने एक ऐसी किताब और ऐसा गीत लिख दिया जो आने वाले दशकों में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील बन गया। बिल्कुल। जब भी कोई क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़ता था तो उसके होठों पर उसी डिप्टी कलेक्टर का लिखा हुआ गीत होता था, वंदे मातरम। इतिहास के पन्नों में ऐसा पोएटिक जस्टिस या ऐसा अचूक वार बहुत कम देखने को मिलता है। ब्रिटिश सरकार ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति को वो अपना एक छोटा सा पुर्जा समझ रहे थे, वो असल में उस पूरी मशीन को नष्ट करने का वायरस डिजाइन कर रहा था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन हो गया। जी। लेकिन उनका जीवन एक ऐसा अध्याय बन गया जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक से लेकर धूल भरी अदालतों में फैसले सुनाने वाले एक डिप्टी कलेक्टर तक, और अंत में एक ऐसे साहित्यकार तक जिसने एक पूरे राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं था, बल्कि वो एक पूरे युग का निर्माण था। उनके जीवन से हमें ये समझ आता है कि बदलाव लाने के लिए हमेशा हथियार उठाना या सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता। सही कहा। कभी कभी सही समय पर सही रणनीति के साथ गढ़े गए शब्द तोपों और बंदूकों से कहीं ज्यादा घातक और दूरगामी साबित होते हैं। ये एक बहुत ही शानदार सोच है, और आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। शुरुआत में हमने जो कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर का उदाहरण दिया था ना, जरा उसी पर वापस चलते हैं। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी उस ब्रिटिश सत्ता के भीतर एक अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे होते, अगर उन्होंने उस सिस्टम की कागजी कार्रवाई, उसकी क्रूरता और किसानों की उस बेतहाशा दर्द को इतने करीब से अपनी आंखों के सामने नहीं देखा होता, तो क्या एक बाहर बैठकर लिखने वाले आम लेखक की कलम में इतनी रणनीतिक गहराई और इतनी धार आ पाती? ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर ये माना जाता है कि बदलाव हमेशा सिस्टम के बाहर से आता है, आंदोलनकारियों के जरिए आता है, लेकिन कभी-कभी किसी व्यवस्था की सबसे गहरी और सबसे मारक आलोचना उसी इंसान के अंदर से निकलकर आती है जो उस व्यवस्था को भीतर से सबसे अच्छी तरह समझता हो। बिल्कुल। तो क्या वास्तविक और स्थायी बदलाव लाने के लिए एक ऐसी इनसाइडर दृष्टि का होना हमेशा जरूरी है? क्या व्यवस्था को तोड़ने के लिए पहले व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और गहराई से विचार करना चाहिए।